हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल टू द न्यू टॉपिक जर्नल एंट्री। पिछली वीडियो में हमने रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझा था। होते क्या है ये सब हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहेंगे। हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को पास करेंगे, मतलब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं गोल्डन रूल फॉर द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज को पास करने के लिए हमें गोल्डन रूल को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन होगी तो ट्रांजैक्शन में हमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से अकाउंट्स की बात की जा रही है ट्रांजैक्शन में। क्या वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में बेसिकली ऑल एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बट इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक, ये सब आते हैं। पर्सनल अकाउंट में किसी भी पर्सन का नाम, डेटर्स, क्रेडिटर्स और ऑनर्स का पैसा, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो आता है। और नॉमिनल में जितने भी एक्सपेंस है, इनकम है, लॉसेज है या प्रॉफिट्स हैं, जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है, ये सब आते हैं। तो रियल अकाउंट अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो रियल अकाउंट में अगर वो चीज़ आ रही है तो डेबिट की जाएगी, अगर वो जा रही है तो क्रेडिट की जाएगी। डेबिट रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है गिवर को। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे और जितनी भी इनकम या प्रॉफिट्स होंगे उनको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्वेश्चन को देखने से पहले हम अपनी जर्नल एंट्री के फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट यहाँ से शुरू होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, जिसको लेजर फोलियो बोला जाता है। ये बेसिकली ब्लैंक रहता है। लेजर फोलियो में हम लिखते क्या है कि जर्नल एंट्री के बाद हमें इस एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करना होता है। तो लेजर के किस पेज नंबर पर हमने ये एंट्री को ट्रांसफर किया है, बेसिकली वो पेज नंबर लिखा जाता है, तो जो हमारे लिए अभी इररेलेवेंट है। तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये फॉर्मेट होता है हमारी जर्नल एंट्री का। क्लियर? ये हमारी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रहेगा। कोई भी हमें ट्रांजैक्शन गिवन होगी उस ट्रांजैक्शन को हमें इसी फॉर्मेट में एग्जाम में भी प्रेजेंट करना होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, ड्यूल एंट्री सिस्टम होता है। ये हमें पता है बेसिक्स में कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ते हैं, मिनिमम दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ते ही पड़ते हैं। तो बिजनेस शुरू किया कैश के साथ, तो बिजनेस के अंदर कैश आ गई और ये पैसा ओनर लेकर आता है, तो हमारे लिए कैपिटल बढ़ गई। तो कैश रियल अकाउंट था, कैश इन हुई है, कैश आई है, तो जो चीज आती है हम उसको करते हैं डेबिट। कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्लियर? कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये पैसा कैपिटल ने, ओनर ने इंट्रोड्यूस किया एज अ कैपिटल, तो कैपिटल बीइंग पर्सनल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है। तो ओनर ने पैसा दिया बिजनेस को, ओनर इज द गिवर। तो हमें पता है हमारे रूल में क्या था, पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको में क्या करना होता है, क्रेडिट। तो हम कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। लेजर फोलियो खाली रहेगा। अमाउंट 2 लाख, 2 लाख। और एंट्री के बाद हमें नरेशन लिखनी होती है। नरेशन लिखनी होती है। इस नरेशन में बेसिकली हम क्या लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसी तरीके से हमें नरेशंस लिखनी होती हैं। हर एंट्री के बाद जो आपको ट्रांजैक्शन गिवन होगी ना, उसी ट्रांजैक्शन का हम कुछ ना कुछ नरेशन में लिख देंगे। जस्ट अ सेकेंड, कुछ ना कुछ हम नरेशन में लिख देंगे। नरेशन लिखना जरूरी है, बट अगर नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर्स कट जाते हैं एग्जाम में। तो सेकंड ट्रांजैक्शन, मशीनरी एंड फर्नीचर परचेज्ड। मशीनरी और फर्नीचर दोनों रियल अकाउंट है, दोनों हमने परचेज किए, दोनों आए, तो यहीं पे हम लिख देते हैं मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, क्योंकि दोनों आए हैं। क्लियर? अब ये कैश पे आए हैं या क्रेडिट पे आए हैं? परचेज्ड फॉर 20 and 30,000 फ्रॉम संजय लिमिटेड। संजय लिमिटेड से खरीदे हैं मतलब उधार पर खरीदे हैं। उधार पर खरीदे हैं मतलब संजय का नाम आएगा,
संजय पर्सनल अकाउंट है, संजय हमें सामान देने वाला है, संजय इज द गिवर, तो गिवर को किया जाता है क्रेडिट टू संजय लिमिटेड। क्लियर? अमाउंट 20,000 30,000 दोनों को ऐड करके 50,000। ट्रांजैक्शन खत्म। नरेशन आप लिख लेंगे, नरेशन बीइंग मशीनरी एंड फर्नीचर परचेज फ्रॉम संजय लिमिटेड फलाना फलाना करके नरेशन तो हम लिख लेंगे। थर्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी। मैंने बताया था गुड्स परचेज किए हैं, स्टॉक परचेज किया है। स्टॉक आपका एसेट नहीं होता, स्टॉक आपका क्या होता है? एक्सपेंस। स्टॉक को आप नॉमिनल में ट्रीट करते हो, तो आपने गुड्स परचेज किए, डेबिट एक्सपेंस करना पड़ेगा क्योंकि आपने परचेज किए स्टॉक, तो परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदे? एबीसी से, एबीसी बीइंग पर्सनल अकाउंट, गिवर है गुड्स का, तो टू एबीसी लिमिटेड। अब इसमें बात ध्यान रखने वाली है, हमने गुड्स परचेज किए ना, तो हम स्टॉक अकाउंट डेबिट नहीं करते। स्टॉक अकाउंट, अगर हम स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक तो हमारा एसेट होता है, बट हम गुड्स को एसेट ट्रीट नहीं करते हैं जनरल एंट्री पास करने के लिए, हम इसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, इसलिए हम इसको परचेज दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉक नहीं लिख सकते, यहाँ पर स्टॉक इसको हम नहीं लिख सकते। क्लियर? अमाउंट 20,000 20,000। नरेशन वही बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। क्लियर? फोर्थ, गुड्स सोल्ड, सेल करती है 12,000 के। अब सेल किए मतलब कैश में किए, क्योंकि हमें पार्टी का नाम गिवन नहीं है, तो कैश आई है बिजनेस में, एसेट आया, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन कैश रियल अकाउंट है, कैश आई है तो कैश तो हो जाएगी डेबिटेड। क्यों आई है? क्योंकि हमने सेल किया, सेल हमारे लिए इनकम होती है, स्टॉक का बेचना हमारे लिए क्या होता है? इनकम। और हमें पता है इनकम को क्रेडिट किया जाता है, कि गोल्डन रूल में लिखा गया था ऑल इनकम एंड प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। तो इनकम को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा टू सेल्स अकाउंट, हमने क्रेडिट कर दिया 12,000 से। क्लियर? नेक्स्ट, रेंट पेड, रेंट आपका खर्चा, खर्चे को करते हैं डेबिट, तो रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना दिया? 2,000 कैश में से दिया, कैश आपका रियल अकाउंट, कैश गई डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, कैश आउट जा रही है, कैश जा रही है तो कैश को अपने करेंगे क्रेडिट। अमाउंट 2,000 2,000। यहां तक कोई डाउट? वेरी गुड। ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 12,000 कैश। आपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए, मतलब आपके पास से कैश गई और बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक में आ गया, बैंक आपका रियल अकाउंट एसेट होता है, बैंक बढ़ गया, बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो बढ़ गया, और कैश चली गई तो कैश क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट 12,000 12,000। जो चीज एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, एसेट घटती है तो क्रेडिट होती है। क्लियर? सेवंथ, गुड्स विड्रू बाय ओनर 5,000। गुड्स को ओनर निकाल कर ले गया। जब ओनर डालता है बिजनेस में पैसा, हम उसको बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जब वो निकाल कर लेके जाता है उसको बोला जाता है ड्रॉइंग, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग भी एक तरह का पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ओनर लेकर गया है। तो पर्सनल अकाउंट में हम देखेंगे ओनर को माल मिला, ओनर को माल मिला, ओनर रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? वेरी गुड, ओनर हुआ रिसीवर। तो रूल क्या कहता था? रिसीवर को क्या करना है? डेबिट करना है। तो रूल के हिसाब से रिसीवर को करना है डेबिट, यहाँ पे ओनर रिसीवर है, तो हम यहाँ पे उसका एक अकाउंट खोलेंगे ड्रॉइंग्स के नाम से। ड्रॉइंग्स का मतलब वो चीजें जो ओनर बिजनेस में से निकाल कर ले जाता है उसको बोला जाता है ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट बन जाएगा, डेबिट हो जाएगा, 5,000 से हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉइंग ओनर निकाल कर लेकर गया बिजनेस में से। अब क्या निकाल कर लेके गया? गुड्स। वेरी गुड, गुड्स निकाल कर लेके गया। अब गुड्स निकाल कर लेकर गया है, गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं,
गुड्स जब हम बेचते हैं तो हम सेल को क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर गुड्स आए नहीं है, गुड्स गए हैं, पर गुड्स बिके भी नहीं है। गुड्स को बेचा नहीं है ना हमने, तो हम सेल को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए कोई इनकम जनरेट नहीं हुई यहाँ पे। तो हमने जो खरीदा था, खरीदे गए माल में से हमने कुछ दे दिया, बेचा नहीं, हमने कुछ दे दिया। तो हम कह सकते हैं मेरी जो परचेज थी, परचेज कम हो गई। मेरी परचेज कम हो गई क्योंकि मैंने बेचा नहीं ना, बेचा होता तो मैं सेल लिख देता, मैंने उसको दिया है बस। तो दिया है तो मेरी परचेज कम हो गई। तो मैं यहाँ पे परचेज को जब बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं, मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा परचेज को, क्योंकि गुड्स को ओनर निकाल कर लेकर गया है। ओनर ने गुड्स खरीदे नहीं है, अगर खरीदे होते तो मैं यहाँ पे सेल लिख देता, मैं यहाँ पर सेल कर देता क्योंकि इनकम हो जाती मुझे। बट यहाँ पर मुझे इनकम नहीं हुई क्योंकि ओनर ने ये माल मुझसे खरीदा नहीं है, ओनर सिर्फ ये लेकर गया है। मतलब 5,000 का मैंने खरीदा होगा, मैंने 5,000 में ही दे दिया। तो मैं यहाँ पे अपनी परचेज को कम कर दूं। जब मैं परचेज करता हूं तो मैं परचेज को क्या करता था, डेबिट करता था। अब मैंने परचेज को कम करना है, तो परचेज को कम करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं परचेज को क्रेडिट कर दूंगा 5,000 से। क्लियर है? वेरी गुड। अब कैश विड्रू बाय द ओनर, वापिस से ओनर निकाल कर लेकर गया, बट अब क्या निकाल कर लेकर गया, कैश। ओनर जब लाता है तो अपने कैपिटल क्रेडिट करते हैं। अब ओनर जब लेकर जाता है हमसे तो हम ड्राइंग के नाम से लिख देते हैं, ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब गया क्या, कैश गई, कैश कम हुई, कैश आउट हुई। कैश जब आउट होती है तो अपने क्या करते हैं, टू कैश अकाउंट 4,000 4,000 4,000, राइट। नेक्स्ट, मशीनरी परचेज फॉर 20,000 एंड कैरेज पेड। मैंने मशीन खरीदी और मशीन को खरीदते समय मैंने कुछ किराया बढ़ा भी दे दिया। तो जब तक कोई भी मशीन आपकी बिल्डिंग में नहीं आ जाती ना, उस मशीन पे आप जितना भी खर्चा करोगे वो खर्चा उस मशीन में या उस एसेट में जुड़ जाता है। ये रूल है कि जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो, वो एसेट जब तक आपके पास इस्तेमाल करने लायक नहीं हो जाता ना, तब तक उसके ऊपर जो भी खर्चा कर रहे हो या उसके लिए जो भी खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा उस एसेट के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि मशीनरी मुझे 20,000 की नहीं पड़ी, मुझे मशीनरी पड़ेगी 20,400 रुपए की। क्योंकि जब तक मशीनरी को मैं अपने गोदाम में या अपनी फैक्ट्री में नहीं लेके आऊंगा, तब तक मैं उसको यूज नहीं कर सकता ना। तो मुझे मशीनरी कितने की पड़ी, 20,400 रुपए की। क्लियर है? तो मैं मशीनरी आई है, मशीनरी को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब डेबिट कितने से करूंगा, डेबिट मैं कितने से करूंगा, 20,000 की तो मैंने खरीदी थी, प्लस 400 का मुझे किराया देना पड़ा, तो दोनों जोड़ के करने पड़ेंगे 20,400 रुपए से। अब मशीनरी मैंने खरीदी किसके लिए होगी, मतलब किसके बदले में खरीदी होगी, उधार खरीदी होती तो यहाँ पे नाम दिया होता या लिखा होता क्रेडिट पे, ऐसा कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। तो मैं मान लूंगा कि मैंने इसको कैश में खरीदा, कैश मेरे पास से गई, तो मैं कैश को कर दूंगा क्रेडिट 20,400, बीइंग मशीनरी पे परचेज्ड एंड कैरेज पेड 400, नरेशन में हम लिख देंगे। क्लियर है? डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 1200। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है जब भी आप कोई मशीन खरीदते हो, उस मशीन का आप यूज कई सालों तक करते हो। तो अगर मैंने मशीन आज खरीदी है, आज मैं अपनी बुक्स में मशीन का सारा खर्चा दिखा दूं, तो ये गलत होगा। क्योंकि मशीन का यूज मैं सिर्फ इस साल थोड़ा ना कर रहा हूँ, मशीन का यूज मैं अगले कई सालों तक करूंगा। तो मैं धीरे धीरे उस मशीन को खर्चा दिखाता रहता हूँ, मशीन की वैल्यू को कम करता रहता हूँ, और मशीन की वैल्यू को कम करके जो खर्चा होता है वो खर्चा मैं अपनी बुक्स में दिखाता रहता हूँ। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जिसको बोला था नॉर्मल वियर एंड टियर। जैसे जैसे आप चीज को यूज करोगे उसकी वैल्यू गिरती है ना, तो यही चीज है। अब मशीन मैंने 20,400 में खरीदी थी, हमेशा वो 20,400 की रहेगी नहीं, जैसे जैसे मैं इसको यूज करूंगा उसकी वैल्यू गिरती रहेगी ना, उसकी मार्केट वैल्यू कम होती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आज आप मोबाइल खरीद के लाते हैं 10,000 का, अगर परसों आप उसको बेचोगे, क्या वो 10,000 का बिक जाएगा? आपने 2 दिन उसको यूज कर लिया, यूज करने के 2 दिन बाद आप उसको अगर बेचोगे वो 10,000 में नहीं बिकेगा ना। क्यों? क्योंकि यूज करने पे उसकी वैल्यू कम हो जाती है,
वही केस यहाँ पे है। अब मशीनरी को आपने खरीदा, यूज किया होगा या नहीं भी किया, आपने घर पे लिया है ना, तो वो चीज जब आप घर पे लेकर आते हो और वापस उसको बेचते हो तो वो सेम रेट पे नहीं बिकती। तो ऐसा ही यहाँ पे है। अब मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, कितने से कम हुई है? 1200 से कम हुई है। अब डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या होगा? खर्चा हो गया, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू क्या कर रही है आपने? कम करी है ना, तो मशीनरी की वैल्यू कम करी, डेप्रिसिएशन आपको खर्चा दिखाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन खर्चा, खर्चे को हमेशा क्या किया जाता है? वेरी गुड, क्या किया जाता है? डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन हो गया, और डेप्रिसिएशन की वजह से मशीनरी की वैल्यू गिर गई। मशीनरी की जब वैल्यू बढ़ी थी, आपने खरीदी, इसको डेबिट किया था, अब इसको कम करना है। तो कम करने के लिए मशीनरी को आप क्या कर दोगे? मशीनरी को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से करेंगे? वही सेम अमाउंट, 1200। 1200। जब मशीनरी बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। क्लियर है? वेरी गुड। 11th पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपने। sold goods for 10,000 at 10% trade discount and 10% cash discount। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो तरह के डिस्काउंट होते हैं जो बेचने वाला कस्टमर या अपने ग्राहक को देता है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली वो डिस्काउंट है जब आप, मान लीजिए मैं एक गुड्स खरीदने गया किसी दुकान के पास, मैंने बोला मुझे एक आइटम चाहिए, वो बोला भैया 100 में दूंगा। मैंने बोला मुझे 5 चाहिए, वो बोला आपको 90 के हिसाब से दे दूंगा। तो जब मैं बल्क में सामान खरीदता हूँ तो वो मुझे रेट कम कर देते हैं ना, तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो अब वो जो बिल बनाएगा वो 100 के हिसाब से बनाएगा या 90 के हिसाब से बनाएगा? वेरी गुड, 90 के हिसाब से बनाएगा। तो मतलब जो उसने मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट उसने अपनी बुक्स में शो ही नहीं किया, वो बिल में शो ही नहीं किया ना। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में शो ही नहीं करते। यहाँ पे हम स्टार लगा के लिख देंगे, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता। तो अब देखना, मुझे डिस्काउंट मिला कितने का? 10,000 के गुड्स खरीदे थे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, बाद में कैश डिस्काउंट लगाएंगे। तो मुझे गुड्स कितने की पड़ी? 10,000 के गुड्स थे, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट 10,000 का 10%। तो मुझे गुड्स कितने की पड़ी? 9,000 की। पड़ गई 9,000 की। ये तो था मेरा ट्रेड डिस्काउंट। अब मुझे कैश डिस्काउंट भी मिल गया। मतलब जब मैं उसको 9,000 रुपये देने थे ना मुझे, उसने बिल बना के दिया, तो मैंने बोला भैया नहीं, मैं तो 10% सीढ़ी और काटूंगा, क्योंकि मैं आपको कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, तो कैश में पेमेंट में मैं आपसे डिस्काउंट और मांगूंगा। वो बोला ठीक है भैया चलो दे दो डिस्काउंट। अब 9,000 पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि बिल जो बना वो 10,000 का नहीं बना, बिल बना 9,000 का। तो सीढ़ी ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो 9,000 अमाउंट आई थी, 9,000 पे बनेगी। तो सीढ़ी आपकी कितनी बनेगी? 9,000 का 10% कर दिया माइनस। आपने पेमेंट कितनी की? 8100। ये जो ऊपर वाली थी अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट थी, ये जो नीचे वाली अमाउंट है ये कौन सी है? अमाउंट आफ्टर कैश डिस्काउंट वाली है। तो आप उसको पे कितना करोगे? 80। वो आपको वो पे कितना करेगा? सॉरी यहाँ पे सेल है ना, हाँ ठीक है, वो आपको कितना पे करेगा? 8100। अब आपने सेल किया तो कैश आई, कैश डेबिट हो जाएगी। ठीक है? आपने गुड्स को बेचा, गुड्स को बेचा तो आपने इनकम की, इनकम आप दिखाओगे क्रेडिट में, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब कितने की सेल दिखाएंगे हम? 10,000 की, 9,000 की या 8100 की? आपने वो गुड्स बेचे कितने में? वेरी गुड, कितने में बेचे? 8100 के। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, 8100 की तो कैश आई, 8100 की कैश आई। क्लियर? और क्या हो गया? आपने बेचा कितने में था? 9,000 में। आपने बिल तो 9,000 का बनाया था ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपने बिल बनाया था 9,000 का,
8100 की कैश आ गई, बाकी का 900 रुपये कहाँ गया? बाकी का ये 900 रुपये कहाँ गया? डिस्काउंट में गया। आपने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दिया तो आपके लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर सकते हैं। कैश आई 8100 की, डिस्काउंट आपने दिया 900 का, और आपने गुड्स बेचे 9000 के। 9000 के गुड्स बेचे, जिसमें से 900 का आपने डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा डिस्काउंट है ये, कैश डिस्काउंट। आप 10% कैश डिस्काउंट दे दिया, बाकी की आपको पेमेंट कैश में मिल गई। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सार्थक फॉर 60,000। आपने 60,000 के गुड्स खरीदे, आपने 60,000 के गुड्स खरीदे, आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया और 2% का कैश डिस्काउंट मिल गया, बट आपने अमाउंट पे कितने की? 40%। ठीक है, एक काम करते हैं, 12वें को थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले 13th कर लेते हैं फटाफट, फिर 12th रह जाएगा हमारा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगी, सामान जला। आग लगी तो नुकसान हुआ, नुकसान को क्या करना? डेबिट। लॉस बाय फायर, डेबिट। आग से क्या नुकसान हुआ? आपका माल जला ना। माल जब जला मतलब वो माल जला होगा ना जो आपने खरीदा होगा। आपने जो गुड्स परचेज किए वो गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हुए ना, तो आपका खरीदा गया माल कम हो गया। तो आपका खरीदा गया माल परचेज में आता है, परचेज को कम कर दो। नॉर्मल परचेज को कम कर देंगे हम, कितने से कम कर देंगे? 1300 से कम कर देंगे। जब आपका खरीदा गया माल आग से जल गया, तो खरीदा गया माल परचेज होती है ना, जब परचेज करते हो तो डेबिट करते हो, परचेज को कम करना है क्योंकि माल जल गया, तो 1300 कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आता, मैं यहीं पे ना एक और लिखता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है ट्रांजैक्शन, गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, आपने 1300 के गुड्स ना चैरिटी में दे दिए, मतलब दान पुण्य कर दिए। ठीक है, तो चैरिटी में दे दिए तो आपने दान पुण्य किया ना, तो दान पुण्य करना भी आपके लिए एक तरह का खर्चा ही है। बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है ना, वो बाद में देखेंगे सर दान पुण्य करना तो अच्छी बात है, ये तो हमें बाद में फायदा ही मिलता है, वो सब नहीं देखना। अभी बुक्स में बात कर रहे हैं क्योंकि हम बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए, दान पुण्य कर लेके नहीं करते। तो बिजनेस में आपने चैरिटी किया, तो चैरिटी किया तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, तो आप एक्सपेंस चैरिटी के नाम से दिखा सकते हो, चैरिटी अकाउंट डेबिट। आपने खर्चा किया, खर्चे में आपने दिया क्या? गुड्स दिए ना, तो आपके पास से खरीदा गया माल गया, जो आपने माल खरीदा था वो कम हो गया, तो खरीदा गया माल वही सेम, टू परचेज 1300 1300। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है चैरिटी, कई क्वेश्चन में हो सकता है कि आपने फ्री सैंपल दे दिए। फ्री सैंपल का मतलब आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ना कुछ सैंपल्स बांट दिए, तो यहाँ पे वो भी आपका खर्चा ही हुआ, सैंपल्स बांटने। तो यहाँ पे चैरिटी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर एडवर्टाइजमेंट। आपने एक तरह की एडवर्टाइजमेंट की ना, कुछ भी लिख सकते हो आपका मन करे, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड या एडवर्टाइजमेंट करके, और आपने बांटा कि आपने गुड्स बांटे, गुड्स तो आपकी परचेज कम हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है जी, अब आते हैं हम अपने 12th पॉइंट पे। आपने गुड्स परचेज किए सार्थक से। ठीक है, इसको ना हम तोड़ तोड़ के करेंगे ट्रांजैक्शन को, इस ट्रांजैक्शन को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट के करते हैं शायद। ठीक है, आपने गुड्स खरीदे तो आप परचेज डेबिट कर देते, खरीदे किससे थे? सार्थक से खरीदे थे, तो आप सार्थक को क्रेडिट कर देते हैं। सार्थक को आप क्रेडिट कर देते 60,000 से, 60,000 से। कब? अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन ना होती, अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना, गुड्स परचेज फ्रॉम सार्थक फॉर 60,000, तो हम ये ट्रांजैक्शन कर देते, यही करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू सार्थक, क्योंकि मैंने सामान खरीदा,
किससे खरीदा? सार्थक से। सार्थक ने मुझे माल दिया ना, तो मैं क्रेडिट कर देता। क्लियर? बट अब मुझे क्या गिवन है? 10% का ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बुक्स। तो 60,000 का 10% मुझे डिस्काउंट मिल गया, है ना? तो ट्रेड डिस्काउंट मुझे कितना मिला? ट्रेड डिस्काउंट मुझे कितना मिला? 60,000 का 10%, जो कि होता है 6,000। तो आपको गुड्स कितने के पड़े? 60,000 में से ये 6,000 कम कर दोगे। आपको गुड्स कितने के पड़े? 60,000 के खरीदे थे, 6,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो आपको गुड्स 54,000 के पड़े। आप 54,000 लिख देते। यही करते, है ना? हाँ, यही करते। बट अब इन्होंने बोला कि आपने 40% कैश में पे कर दिया। 40% आपने कैश में पे कर दिया। डिस्काउंट में बाद में बताता हूँ एक बार, कैश डिस्काउंट वाला। 40% आपने कैश में पे कर दिया, मतलब 54,000 का 40% आपने कैश में पे किया ना, टू कैश। आपने माल 54 का खरीदा था, 54,000 का 40% आपने कैश में पे किया, मतलब 21,600 आपने कैश में पे कर दिया। तो बाकी आपका कितना बचता है? 54,000 आपने देना था, 21,600 आपने कैश में दे दिया, बाकी आपका कितना बचा? 32,400। ये सार्थक के नाम से चला जाएगा, क्योंकि परचेज किया मैंने, उधार पे भी खरीदा, कैश में भी खरीदा। जो कैश पेमेंट कर दी वो कैश में डाल दो, बाकी बचा हुआ जो भी देना है वो सार्थक के नाम से आ जाएगा। दोनों को मिला के तो 54 ही आ रहा है। 54 का खरीदा, 54 मैंने ऐसे से कर दिया। बट अब यहाँ पे कह रहे हैं आपने कैश डिस्काउंट दिया। कैश डिस्काउंट ना सिर्फ कैश पेमेंट पे मिलता है। जब आप कैश की पेमेंट करो या कैश की पेमेंट रिसीव करो ना, उतने पे ही कैश डिस्काउंट होता है। अब सीडी पूरे 54 पे नहीं लगेगा, ये सीडी लगेगा सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट पे, मतलब 21,600। जब आप उसको 21,600 दे रहे थे ना, आपने बोल दिया भैया मैं मतलब आप ले रहे, अपने सेल किया ना, परचेज किया, हाँ आप गुड्स ले रहे थे ना उससे, आपने बोल दिया भैया मैं 21,600 की आपको पेमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको 2% सीडी मतलब सीडी मांग रहा हूँ आपसे, मुझे डिस्काउंट चाहिए 2% का। वो बोला चलो ठीक है, 2% का आपको सीडी दिया, तो उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, मुझे डिस्काउंट मिल गया। मुझे डिस्काउंट मिला तो मेरे लिए इनकम हो गई। मुझे डिस्काउंट जब मिलता है तो मेरे लिए क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। मुझे डिस्काउंट मिला कितने का? 21,600 का 2%, 432 का मुझे डिस्काउंट मिला। तो ये डिस्काउंट मुझे मिला तो मेरी इनकम हो गई, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्योंकि इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अब आपने पेमेंट उसको दी कितनी? 21,600 देनी थी ना। 21,600 में से आपने उसे 432 का डिस्काउंट ले लिया। तो 21,600 में से आपने उसे 432 का डिस्काउंट लिया ना, तो 21,600 माइनस 432, आपने उसको पेमेंट कितने की? 21168। तीनों को मिलाकर आपका कितना बनेगा? 54,000। तीनों को अगर ऐड करें कितना बनेगा? 54,000। वापिस से आपने गुड्स परचेज किए थे 60,000 के, आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, सीधा अमाउंट में से हटा देंगे। 60,000 का 10% 6,000 होता है, तो आपने गुड्स कितने के खरीदे? 54,000 के। 54,000 में से आपने 40% कैश में पे कर दिया, मतलब 60% बाकी रह गया। तो 54,000 का 60%, 54,000 का 60% आप सार्थक के नाम पे लिख दोगे। ठीक है। बाकी बचा हुआ आपने कैश में पे किया, बट जब कैश में पे कर रहे थे आपको 2% का डिस्काउंट मिल गया, तो आपको पे कितना करना था बाकी? 54,000 का 40%, जो कि कितना था? 21,600। 21,600 पे आपको 2% का डिस्काउंट मिल गया, तो 21,600 का 2% कितना होता है? 432। ये आपको डिस्काउंट मिल गया, तो 21,600 आपको देने थे, 21,600 में से 432 आपने काट लिए। आपने पेमेंट कितने की? 21168। ठीक है। तो ये था हमारा जर्नल एंट्री का क्वेश्चन। ठीक है। कोई डाउट? बस एक चीज दिमाग में रखना, जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये गोल्डन रूल आपको ध्यान में होना चाहिए। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता
प्लीज़ मैं आपको वापस बोलूँगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जर्नल एंट्री के ऊपर, आप उसको देखें, अच्छे से समझें। अगर फिर भी समझ नहीं आता है, क्वेरी डाल के मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? इसके बाद एक लेक्चर और बनाऊंगा मैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर, जिसमें एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे, जो एंट्रीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या हमें लगता है कि थोड़ा समझने के लिए, हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, और कुछ ट्रांजैक्शंस को मैं देख के एक वीडियो बनाऊंगा, जल्दी अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू।